मीन्स किरण चौधरी जी ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। न केवल किरण चौधरी जी ने बल्कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो कि सांसद रही है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और वो कल जो सुबह जो है 9 बजे बीजेपी मुख्यालय में जाकर के बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि उनके बीजेपी में जाने से किसको क्या फायदा होगा और किसको क्या नुकसान होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं, इंद्रवेश जी है, राहुल वैद्य जी है और साथ ही कमल प्रधान जी है। कमल प्रधान जी सोशल जो है व्यक्ति भी है और साथ ही कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। पहले मैं मल्होत्रा जी के पास आऊंगा। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया पे सुबह से ही चर्चाएं थी, हालांकि ये चर्चाओं को आज बल ज्यादा मिल गया। 2 साल से चर्चाएं जो है वो चल रही थी। किरण चौधरी जी बार बार कह रही थी कि ये चर्चाएं चलाई हुई चर्चाएं हैं, उनका कोई मन नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार से बम एकदम से फटा है, और बम क्या फटा है कि किरण चौधरी जी कल सुबह ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कहेंगे सर आप? दीपक जी, ये बम नहीं फटा, ये एक्सपेक्टेड लाइन पे चल रहा था सारा कुछ, क्योंकि 2 साल से ही चर्चाएं थी। जब से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपना कैंडिडेट एक समर्थन से खड़ा किया था, तब से ये चर्चाएं चल रही थी। और समय समय पर ये चर्चाएं ज्यादा तेजी पकड़ती थी और किरण चौधरी जी चीजों को ना तो डिनाई करती थी कभी, ना और इसको एक्सेप्ट करती थी इन चर्चाओं को। और पिछले लगभग ये 7-8 महीना पहले ये चर्चाएं ज्यादा फिर एक बार से जोर पकड़ा था इन्होंने। और ये माना जा रहा था कि मनोहर लाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, वो एक लॉबिंग कर रहे हैं किसी तरह किरण चौधरी जी को कांग्रेस में बीजेपी में लाने के लिए। उन्होंने इसके लिए वही दिल्ली के अंदर अपने जो पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, जिनमें मंत्री और एक दो एमपी, उनके साथ बैठ के, जो भिवानी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे बैठ के डिस्कस भी किया था भाई अगर हम किरण चौधरी जी को पार्टी में लेते हैं तो पार्टी को कितना फायदा होगा। तो वो चर्चाएं रही उस समय भी। लगता है वो उस समय मैच्योर नहीं हो पाई थी ये सारी बातें। और अब पिछले जब लोकसभा चुनाव डिक्लेयर होने को था, तब भी ये चर्चाओं ने जोर पकड़ा था कि भिवानी से भाजपा की तरफ से श्रुति चौधरी कैंडिडेट होंगी, धर्मवीर होंगे या भूपेंद्र यादव होंगे। परंतु उस वक्त धर्मवीर सब पे हावी पड़े थे और धर्मवीर का टिकट काटना बहुत मुश्किल था और वो कट नहीं पाया था। धर्मवीर जी यहाँ से एमपी का चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। और लेकिन श्रुति को फिर कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। और पिछले 2 सालों से जिस प्रकार से हुड्डा जी का वर्चस्व बढ़ रहा था कांग्रेस के अंदर, और किरण चौधरी जी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नजर थी सबके ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पिछले 2 सालों से 3 सालों से जाट और खासतौर पे जो आपका किसान वर्ग है वो बहुत ज्यादा नाराज है। और उसका परिणाम आपको लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई हरियाणा के अंदर। और यही नहीं कि आपका देखो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी फर्क पड़ा। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, ये तो उनकी ईगो रही है कि भाई हम किसानों को से जो उनकी डिमांड्स हैं उनके आगे सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। परंतु वो इस तरह का देख रहे थे भी कुछ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए ताकि जो कांग्रेस, जिससे डेंट हो और भाजपा मजबूत हो। पिछले दिनों जब श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला तो ये चर्चाएं फिर बल पकड़ गई एकदम से। और खासतौर पर जब 23 मई को नरेंद्र मोदी जी आपके महेंद्रगढ़ में चुनावी रैली में आए थे, तो उन्होंने उस रैली में एक स्पष्ट तौर पर मैसेज दिया था कि जो बंसीलाल इस इलाके के कद्दावर नेता रहे हैं और मैंने उनके साथ काम किया है। और जिस प्रकार से उन्होंने उनके प्रशंसा की और ये दिखाने का प्रयास किया कि चोई बंसीलाल एक बड़े नेता, उन्होंने वहां चोई देवीलाल का नाम नहीं लिया, वहां उन्होंने भजनलाल जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ बंसीलाल जी का नाम। तो उससे ये लगने लगा था कि किरण चौधरी जी के लिए मतलब कि कुछ तो कांग्रेस में वो असहज महसूस कर ही रही थी और कुछ फिर भाजपा की तरफ से इस तरह का व्यवहार था, उनको लेने की प्रयास था। तो उस वक्त ये लगभग तय सा हो गया था कि अब ये जाएंगी। और फिर पिछले लगभग 1 महीने के दौरान जब से ये आपके इलेक्शन प्रोसेस हुआ, आपकी गिनती हुई और रिजल्ट आए, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। पहले दान सिंह ने कहा कि किरण चौधरी हमारे मतलब कि उन्होंने मेरे को कोऑपरेट नहीं किया चुनाव में, मेरे नुकसान किया है।
और ये चीजें सारी राहुल गांधी के सामने चरखी दादरी रैली में भी हुई। तो ऐसे में अब ये किरण चौधरी जी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि कांग्रेस के साथ चलना, क्योंकि जब इतना अविश्वास आपस में पैदा हो जाता है और पार्टी नेतृत्व के सामने अविश्वास पैदा हो गया, तो आप चाहे इसको एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक अपनी कूटनीति मानो, या उन्होंने वो इसी में कामयाब हो गई कि किरण चौधरी को उन्होंने मजबूर कर दिया कि कांग्रेस को छोड़ने के लिए, जबकि मतलब किरण वो एक चौधरी तरह ने से आज अपने उसमें कहा है। लेकिन सफल ये, हुए कूटनीति के अंदर। हाँ, किरण चौधरी जी ने तो कहा है अभी ये कांग्रेस है ना हरियाणा में, मतलब कि बगैर नाम लिए कहा है, वैसे उन्होंने जागीर बन के रह गई है। तो वो इस चीज को पसंद नहीं कर पा रही थी, और उनको ये लग रहा था कि अब भाजपा कांग्रेस में रहने का उनका फ्यूचर ज्यादा नहीं है। तो उन्होंने मन बना लिया था किसी प्रकार से, और अब कल वो जाएंगी, और आज उन्होंने त्याग पत्र विधिवत रूप से दे दिया है, और कल वो भाजपा में शामिल हो जाएंगी। और भाजपा को अब देखो बड़े परिप्रेक्ष्य में जो भाजपा देख रही है, अभी हम किसान वोटों को अपनी तरफ लुभाएंगे, जाट मतदाताओं को लुभाएंगे। देखो ये तो उस पर डिपेंड करता है कि आने वाला वक्त क्या रहेगा, क्योंकि अब भी जो भाजपा के अब तक के जितने प्रयास हैं विफल रहे हैं। सर क्या मानते हैं आप, बीजेपी में कल ज्वाइन हो जाएंगी किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी, कितना इफेक्ट पड़ेगा कांग्रेस पार्टी पे, और बीजेपी को क्या मानते हैं कितना फायदा होने वाला है? क्योंकि काफी सारे लोग देखने में आए हैं जिस प्रकार से कहा जाता था कि वर्कर जो है वो साथ रहते हैं, लेकिन जो चुनाव अभी हुए थे उसमें आप कितना मानते हैं कि कितना इनको फायदा मिलने वाला है बीजेपी को, या फिर कांग्रेस को नुकसान होगा? सर देखो भारतीय जनता पार्टी तो अपने प्रयास करेगी, उन्होंने करना भी चाहिए किसी पार्टी को भी। आप दूसरी पार्टी के आदमियों को तोड़ रहे हो, और देखो ये डिपेंड करेगा कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आप कितना फायदा ले पाते हो नहीं ले पाते। क्योंकि अब आप देखना एक सिनेरियो शुरू हो गया है, कुछ लोग भाजपा कांग्रेस से और टूटेंगे, और जब चुनाव नजदीक आ जाएगा भाजपा के कई लोग टूट के कांग्रेस में जाएंगे। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आखिरी में आगे चुनाव की क्या स्थिति बनती है और उसका क्या फायदा नुकसान होता है। बहुत ज्यादा प्री मेच्योर स्टेज होगी आप किस वक्त पे कहना कि भाई इस पार्टी को नुकसान हो जाएगा या इसको फायदा हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है इस वक्त के। कमल जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए भी हैं और तोशाम के ही निवासी भी हैं, आप क्या मानते हैं किरण चौधरी जी के जाने से क्या कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए नुकसान फायदा तो ये चुनाव में पता लगेगा, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में जो भूमिका थी श्रीमती किरण चौधरी जी की और उनके समर्थकों की, वो थोड़ी सी आम लोगों में हो गया था कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं, इसलिए नुकसान की जो बात होनी थी लोकसभा में हो चुकी है। लोकसभा के अंदर 2 वोट वहां पड़े, एक तो धर्मवीर सिंह का, एक किरण चौधरी जी का ज्वाइंट वोट, जो लगभग 73,000 के लगभग आया था, और कांग्रेस को वोट पड़े 65,000। ये वो वोट था 65,000 जो किरण चौधरी की भी नहीं सुनी, उन्होंने धर्मवीर की भी नहीं सुनी, और वो वोट ये आ गया। वो वोट था किसान का, ज्यादातर एससी वर्ग का था, और दूसरे जो सरकार से रुष्ट थे उनका वोट था। तो मैं मानता हूं कि जो नाराजगी थी जो थी वो लोकसभा में होगी, जो नुकसान होना था कांग्रेस को लोकसभा में हो चुका है। अब मेरे को लगता नहीं कि इनके जाने से, तो शाम की बात कर रहा हूं मैं खाली, तो शाम में कितना नुकसान होगा, जैसे भिवानी है, बारडा है, लुहारू है, दादरी है, यहाँ भी उनके काफी समर्थक है। वो क्या रूप उन्होंने अपनाया था लोकसभा में उसके बारे में मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा यही आ रही है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना पूरी तरह से, क्योंकि कई नेता ये देखे हम चुनाव के अंदर थोड़ी मोड़ी मदद तो इशारों में कर देते हैं, लेकिन ओपन तौर पर मदद इस चुनाव में हुई है। कोई बात इसको स्वीकार हो चाहे ना स्वीकार हो, लेकिन एक कटु सत्य है कि लोकसभा चुनाव में ओपन में उन्होंने बीजेपी की मदद कर दी, इसलिए जो नुकसान होना था वो हो चुका है कांग्रेस को। मतलब वो पहले ही जाना चाहती थी बीजेपी के अंदर, इसका मतलब तो यही हुआ, अगर वो नुकसान कर रही थी कांग्रेस को तो इसका मतलब पहले से ही उनका मन था, या तो पहले से ही सारी जो बातें थी, एक पटका था जो थी वो पहले से लिखी जा चुकी थी। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये 2 साल से चली हुई है, कोई इनको जो राज्यसभा का बोर्ड था उस पर जोड़ के देख रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है। उसके बाद में जिस प्रकार से एक तरफा हुड्डा साहब का वर्चस्व रहा जो किरण चौधरी को नागुजार निकला, और उसके बाद में जो लोकसभा टिकट की बात आई तो श्रुति चौधरी ने 2 चुनाव लड़े, 3 चुनाव यहाँ से उन्होंने लड़े हैं,
उसके बाद में जो उनको जब लोकसभा टिकट नहीं दिया गया तो जो नाराजगी थी वो चरम सीमा पे आ गई। उस टाइम उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब कांग्रेस के अंदर नहीं रहना, इसलिए नहीं तो इतना बड़ा नेता जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस ही रही हो, जो विकास पार्टी तो बंसीलाल की नींव से रखी हुई पार्टी थी और मजबूत पार्टी बनी हुई थी और उनके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अच्छे वर्क करते हैं, उन्होंने सरकार भी बनाई। उस टाइम भी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, विकास पार्टी ज्वाइन नहीं करी, तो मैं मानता हूँ कि मूल रूप से तो कांग्रेस की सिपाही रही है। अब लेकिन अब उन्होंने डिसाइड पहले लोकसभा में कर लिया था कि अब कांग्रेस पार्टी में हमें नहीं रहना। कांग्रेस पार्टी में हो सकता है हाईकमान से नहीं बनी हो, उसका हुड्डा साहब से नहीं बनी हो, ये तो अलग बात है, इस बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन उन्होंने लोकसभा में डिसाइड कर लिया था और प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था उसी जुड़ा हुआ था। सर आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से किरण चौधरी जी ने 2 दिन पहले ये कह दिया था कि आगे जो उनका फैसला होगा वो राम भरोसे होगा, उन्होंने भगवान के ऊपर ये फैसला छोड़ दिया था। हालांकि उस समय उनसे जब ये सवाल भी पूछा गया था कि राज्यसभा की एक टिकट खाली है हरियाणा की, और ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि किरण चौधरी जी राज्यसभा के सदस्य बन सकती हैं बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी उनको राज्यसभा में भेज देगी। तो उन्होंने कहा था मेरा फैसला जो है वो राम भरोसे है, उन्होंने मना भी नहीं किया था। क्या मानते हैं सर आप इस तरह के फैसले से, इस तरह की बात से? देखो आपने उनके भाषा को आप समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि भाई जो प्रभु को मंजूर होगा। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की राजनीति करती है, राम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, तो उन्होंने अपना आप इंडिकेट तो कर ही दिया था भैया भगवान को जो मंजूर होगा, तो उन्होंने अपना मूड दे दिया था। और फिर जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का में हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य नहीं दिखाई देता, तो जिस प्रकार से उन्होंने भविष्य नहीं है, तो उन्होंने फिर मन बना लिया था इसका मतलब जाने का। और ये तो देखो एक रात में या 1-2 दिन में ये बातें नहीं होती है, बड़े नेता हैं और किरण चौधरी जी भी हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेता रही है। ये ठीक है, अलग बात है कि आदमी समय समय पर किसी का किसी से संबंध नहीं बन पाए, किसी लॉबिंग किसकी ज्यादा मजबूत होगी और किसका ज्यादा वर्चस्व हो गया, तो उस हिसाब से उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी है। और ये एक रात में या 2 दिन या 4 दिन पहले फैसला नहीं है, और ये फैसले तो लंबी बातचीत और लंबी डिस्कशंस और लंबी विचार विमर्श के बाद होते हैं, क्योंकि आपको अपने राजनीतिक कैरियर के फैसले लेने हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया ना कि मोदी जी के आने के बाद तो लगभग पटकथा तय हो गई 23 मई को, और इसका ऊपर काम पिछले 2 साल से जो चर्चा चल रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने से तो लगभग ये तय माना जा रहा था कि किरण चौधरी जी कांग्रेस में जाएंगे बीजेपी में। सर जिस प्रकार से उन्होंने आज जो पत्र लिखा है, उनका कहना था कि मैं वो 4 दशक से जो है कांग्रेस के अंदर शामिल रही है, उन्होंने ईमानदारी से काम भी किया है, और ईमानदारी से काम करते करते उन्होंने जो है आज ये भी लिख दिया कि पार्टी जो है वो हरियाणा की किसी की जागीर बन चुकी है। इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है उन्होंने किया है। क्या मानते सर इस तरह की भाषा का प्रयोग से इशारा है? ये तो बात दिखाई देती है कि किरण चौधरी जी कांग्रेस के समर्पित रही हैं। 40 वर्ष उन्होंने काम किया, यहाँ तक कि जब हरियाणा विकास पार्टी बनी तो बंसीलाल ने और सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी, किरण चौधरी जी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। और आपने पिछले 20 सालों में जब वो हरियाणा की राजनीति में आई हैं, तब भी उन्होंने कांग्रेस के अंदर समर्पण भाव से काम किया, और 10 साल मंत्री रही हैं, तब भी उन्होंने मेहनत करी है। और अब 10 साल भी जब वो कांग्रेस, जब पिछले खास तौर पे 7 साल तो वो लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरह समर्पण भाव से काम करती रही है। पिछले 2 सालों से जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व बना है और कांग्रेस हाईकमान में ऐसे लगने लगा कि किरण चौधरी जी की पकड़ वो वाली नहीं रह गई, तो उन्होंने देखा भी जब इस चीज का कोई फायदा नहीं है। और वो उन्होंने आज ये भी कहा है कि मैं अपने वर्कर्स की आवाज नहीं उठा पा रही थी, और मैं अपने वर्कर्स का मतलब कि उनको नीचा नहीं देखने दूंगी। तो उनको लग रहा था कि मैं अपने वर्कर्स के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग करने का फैसला कर लिया। और उन्होंने आज भी कहीं भी अपने कांग्रेस हाईकमान या सोनिया गांधी या राहुल गांधी पे कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी आरोप लगाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगाया। और बात भी यही है कि उनका कहीं ना कहीं विवाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा दिखाई देता। सर जिस प्रकार से किरण चौधरी जी बहुत बड़ी लीडर रही हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बिल्कुल नजदीक रही हैं,
उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने इस तरह का जो फैसला लिया है, इस तरह का फैसला कोई अभी से तो लिया नहीं है, उन्होंने काफी दिन लगाए होंगे इस फैसले को लेने में। उन्होंने अपनी गुहार भी वहां लगाई होगी कि सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात उनकी पिछले दिनों हुई थी, राहुल गांधी जी से भी मुलाकात हुई थी। अब फिलहाल जिस प्रकार से जो फैसला लिया है उन्होंने, तो इसकी जो सारी सूचना है वो क्या पता क्या मानते हैं आप कि वहां जो इनकी हाईकमान था उनको सूचनाएं नहीं थी? देखो, हाईकमान को भी सूचना होगी कहीं ना कहीं। देखो, राजनीति के अंदर एक ये दाव कब किसका सीधा पड़ जाए और कब किसका ना पड़े, ये बड़ा डिपेंड करता है। एक समय था किरण चौधरी जी के दाव सीधे पड़ रहे थे कांग्रेस के अंदर, और यहाँ तक कि उनको सीएलपी लीडर भी बनाया कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा को साइड ट्रैक करके, जबकि सारे एमएलए हुड्डा के फेवर के थे, परंतु किरण चौधरी को उन्होंने सीएलपी का लीडर बनाया। परंतु समय के हिसाब से देखो, भूपेंद्र हुड्डा अब इस वक्त कांग्रेस में ज्यादा मजबूत है हरियाणा के अंदर, तो हाईकमान भी देखो, हाईकमान को भी उन्होंने अपने प्रभाव में ले रखा है, और भाई हाईकमान को भी लगता होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से में के नेतृत्व में उन्हें ज्यादा फायदा है, या कांग्रेस, क्योंकि देखो 5 सीटें जीतना और उनमें से 4 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क्लोज लोगों की होना, तो ये तो देखो स्वाभाविक है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाईकमान पे प्रभाव तो बनना ही था ज्यादा। तो राजनीति में ये नहीं होता कि हमेशा एक आदमी का दाव चलता रहेगा, कभी किसी का चलता है, कभी किसी का चलता है। तो आज किरण चौधरी जी का दाव नहीं था इतना, तो उन्होंने अपने आप को ऐसे महसूस किया, और भाजपा तैयार बैठी थी। भाजपा तो चाह रही है कि भाई स्वच्छ छवि के जाट नेता कांग्रेस में छोड़कर आए, तो अगर किरण चौधरी भाजपा में कल जाती हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है, और तो भाजपा तो चाहेगी उन्हें फटाफट ले। एक चीज सर मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा, बीजेपी के अंदर जेपी दलाल जी भी हैं, धर्मवीर जी भी हैं, अब किरण चौधरी जी भी वहां पर चली गई हैं। हालांकि इनमें भी मनमुटाव जो है पहले देखने को हमेशा मिलता रहा है। अब आप एक ही जिले के नेता बनकर के रह गए हैं और तीनों के तीनों अब एक ही पार्टी के अंदर चले जाएंगे। हालांकि जिस प्रकार से कमल जी ने भी बताया था कि धर्मवीर जी की मदद जो है वो किरण चौधरी जी ने भी की थी लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन जेपी दलाल जी भी वहीं पर है, धर्मवीर जी भी वहीं पर है, अब किरण चौधरी जी भी बीजेपी के अंदर शामिल हो गई। क्या मानते हैं सर, अब क्या इन तीनों की भी बन पाएगी? आप 3 के साथ एक चौथे को भूल गए, सतपाल सांगवान भी अब बीजेपी में है, और ये पूरी धर्मवीर जी को छोड़कर सतपाल सांगवान और ये आपके जेपी दलाल और किरण चौधरी जी, पूरी हरियाणा विकास पार्टी अब एक तरह से कांग्रेस में आ गई है। तो ये जो इनका आपस का किस प्रकार से ये लोग मिल बैठ के आगे काम करेंगे, ये तो विधानसभा का चुनाव बता देगा। क्योंकि देखो, राजनीति के अंदर महत्वाकांक्षाएं और एक दूसरे के प्रति विरोध और एक दूसरे के प्रति समर्पण, कई चीजें होती हैं। तो दोस्त और दुश्मन कई बार इकट्ठे भी बैठते हैं, और दोस्त दोस्त दुश्मन भी बन जाते हैं। तो ये तो समय बताएगा कि इनमें से कौन दोस्त आपस में बनता है और कौन दुश्मन बनता है। कमल जी आप क्या कहेंगे, कुलदीप बिश्नोई यानी कि भजनलाल जी का परिवार, बंसीलाल जी का परिवार, चौटाला जी का परिवार अब एक ही पार्टी के अंदर शामिल हो रहा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी भी वहीं पर है, रणजीत चौटाला जी भी वहीं पर है, किरण चौधरी जी भी अब जो बंसीलाल परिवार से हैं वो भी अब यहीं पर आ गई हैं। मतलब तीनों लाल जो है एक ही परिवार, एक ही पार्टी में। देखिए सच्ची बात है कि बीजेपी में तो पहली बार ऐसा, कांग्रेस में तो पहले हो गया था, तो देवीलाल भी कांग्रेस में होते, तो बंसीलाल भी, तो भजनलाल भी कांग्रेस में होते थे। अब कई सालों के बाद में बीजेपी में ऐसा पहली बार हो रहा है। और जैसे मल्होत्रा जी कह रहे थे ना कि जो जाट नेता है जिनके नाम बड़े हैं, जैसे तो धर्मवीर सिंह है, तो सतपाल सांगवान जी है, और अपने किरण चौधरी जी हैं, जेपी दलाल जी हैं, नाम तो बड़े हैं और जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन जो आमजन का जो विरोध है ना, वो इस लोकसभा चुनाव में देखा होगा, जेपी दलाल जी ने पूरा जोर लगाया लोहारू के अंदर, और वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं थे इसके, और दादरी के अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, और बाढ़ा के अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो जो नाराजगी है वो देखने की बात है, वो नाराजगी कितनी कम हो कर पाती है, किरण चौधरी भी कर पाती है तो गर्व की बात है, वो वक्त बताएगा। लेकिन ये सच्चाई की बात है कि जो प्रमुख आदमी थे वो सारे के सारे आज बीजेपी के अंदर है, जाट नेता।
और अब एक नई कांग्रेस ने नई लॉबिंग तैयार करनी पड़ेगी, नए नेताओं को वो प्राथमिकता देनी पड़ेगी ताकि आगे बढ़े। और बीजेपी के जो कथाकथित नेता हैं उनका जनता के बीच में जाके उनके फेस कर सके और अपनी बात को पूरी कर सके, क्योंकि आने वाला चुनाव 2-3 महीने के अंदर अंदर है। उसमें किसान को खुश करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसान जब तक खुश नहीं होगा तो मैं नहीं मानता कि नेताओं से का कोई फर्क पड़ेगा। किसान को एमएसपी देना या दूसरी जो भी उनकी मांग है उनको पूरी करना ये प्राथमिकता है। दूसरी जो 80 कैटेगरी भाई के अंदर जो डर था उस डर को कैसे दूर किया जाए वो भी बीजेपी को सोचना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो आज पूरे बूम के साथ है, क्योंकि जब 10 सीट आई थी पिछले लोकसभा के अंदर बीजेपी की, उसके बाद में कांग्रेस 31 सीट लेगी थी। अब तो कांग्रेस की 5 सीट आई हुई है, तो कांग्रेस अपने पूरे जोश में है, पूरे होश में है और आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इसमें बीजेपी क्या रणनीति बनाती है तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सच्ची बात है कि भिवानी के अंदर एक नई जो पौध है वो के कांग्रेस पार्टी में आएगी। एक चीज सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में तोशाम से जो किरण चौधरी जी हैं बड़ा चेहरा अब शामिल हो रही हैं, तो तोशाम के जो लीडर बीजेपी के हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं डर बैठ गया होगा। क्यों? क्योंकि वो अब तक चुनाव लड़ते हुए आ रहे थे, अब जो दूसरे नेता थे उनको ये लग रहा था कि वो जो है चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन अब किरण चौधरी जी जो है वो शामिल हो रही है बीजेपी में। तो अब आप क्या मानते हैं सर, वो क्या करेंगे बेचारे, क्योंकि उनके लिए समस्याएं खड़ी होगी। दीपक जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि वहां लंबे तौर पर तो धर्मेंद्र सिंह ने ये ला लो 1986 के बाद में और 2024 तक वहां चोई धर्मवीर सिंह और चोई बंसीलाल के परिवार का आमना सामना होता रहा। उससे पहले पिताजी चोई बंसीलाल के खिलाफ चुनाव लड़े, 3-4 निर्दलीय। तो वो एक जो कैडर था वो अब दो जगह एक जगह आ गया है। लोकसभा में देखा हुआ आपने, जब चुनाव तो शाम का था जो लोग करेंगे 30,000 से हारेगा दान सिंह यहाँ से, लेकिन जो 73,000 वोट दोनों के मिलके आए उसमें तो किरण चौधरी जी का वोट भी था और तो धर्मवीर सिंह का वोट था। उसके बाद में 65,000 दान सिंह ले गए। तो वो जो तोशाम की राजनीति में जिस 55,000 वोट शशि परमार जी लेके गए थे उनको भी डर हो रहा है। और भी कई नेता इसे उसमें थे कि भाई जैसे अनीता मलिक जी जो जिला परिषद की चेयरमैन है, एक अनिल कौशिक जी हैं, रविंद्र बाबू, कई ऐसे चेहरे थे जो बीजेपी टिकट के उसमें थे। अब उनको डर तो होगा, अब वो क्या रणनीति बनाते हैं वो तो अपने समर्थकों को पूछेंगे या भविष्य में क्या करते हो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सच्ची बात है कि जिन्होंने मेहनत करी थी, 5 साल लगातार गाँव में घूमे थे बीजेपी के कार्यकर्ता नेता, उनको तो थोड़ा दुख होगा इसमें और चिंताएं बढ़ेगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा अब कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस का अगला दाव क्या होगा, क्योंकि तोशाम के अंदर लीडर क्या मानते हैं आप, कौन कौन से लीडर निकल करके आएंगे जो कांग्रेस की मैं यही कह रहा हूँ कि तोशाम के अंदर नई पौध आएगी। और जो मैं तो एक मानता हूँ कि जो चेहरे बहुत है जिन्होंने लोकसभा में काम किया है, अंदरूनी तौर पे भी और खुल के भी काम किया है, ऐसे कई नौजवान चेहरे हैं। अब कांग्रेस पार्टी नौजवान चेहरे की तरफ देखेगी ना देखेगी तो वो जाने, लेकिन ये सच्चाई की बात है इनका मुकाबला करने के लिए चेहरे हैं तोशाम के। मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप क्या मानते हैं सर, क्योंकि बहुत लंबी पत्रकारिता आपने की है, क्या रहेगा आप कांग्रेस का तोशाम की अगर बात की जाए तो? देखो, राजनीति में शून्य नहीं रहती कोई चीज, हमेशा भरती है वो चीज। क्योंकि एक समय था कि चोई बंसीलाल का वर्चस्व होता था तोशाम में कांग्रेस में, चोई बंसीलाल छोड़ के चले गई, चोई धर्मवीर आ गए वहां पर, दोबारा से चोई बंसीलाल आ गए तो किरण चौधरी जी आ गई, तो अब उनका वर्चस्व चलता रहा। तो स्वाभाविक है, ये बात 1-2 दिन से तो हुई नहीं है, ये कई पिछले कुछ दिनों से चल रही थी बातचीत, स्वाभाविक तौर पर चल रही होगी। तो वहां पर जो ऐसे लोग होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि किरण चौधरी जी के जाने के बाद हमारा नंबर पड़ेगा, या फिर ऐसे भी लोग होंगे जो भाजपा के कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे किरण चौधरी जी इधर आ जाएंगे तो मैं उधर चला जाऊंगा। तो आने वाले दिनों के अंदर मैंने आपको कहा ना, अब ये एक अदला बदली का दौर शुरू हुआ है। आज ये कांग्रेस और भाजपा के बीच है, कल को भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा। ये भिवानी भिवानी नहीं, ये पूरे हरियाणा में चलेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये बदलाव बदलाव चलेगा। एक दूसरे पर तो देखो, जीत हार तो मतदाताओं ने करनी है। वोट किसको लोग देते हैं वो जीतेगा, ना कि नेता जीतेंगे, वोटर जीतेगा।
तो समय आने पर बहुत बदलाव होंगे, कई लोग अदला बदली करेंगे और तो शाम में भी स्वाभाविक तौर पे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिन्होंने पहले भी तो शाम से चुनाव लड़ा है और आज चुनाव ज्यादा आप ये देखना कि मेरा ये मानना है कि अधिकांश सीटों पे चुनाव नाम से नहीं होगा। अधिकांश सीटों पे चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होकर चलेगा, क्योंकि लोगों में कांग्रेस बीजेपी के प्रति नाराजगी भी है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं 5 सीटें जीत के कांग्रेस हौसले में है इस समय। तो जब आमने सामने की टक्कर होएगी तो रोचक मुकाबले रहेंगे और नए कैंडिडेट भी आएंगे और आप देखना आने वाले महीने के अंदर ही कई कैंडिडेट्स कांग्रेस में भी तैयार हो आने वाला जो चुनाव है वो काफी रोचक होगा, अच्छे मुकाबले जो है वो देखने के अंदर दोनों ही पार्टियों के अंदर मिलेंगे। एक दिक्कत और आएगी देखना आप अब जैसे धर्मवीर जी हैं, अब स्वाभाविक है वो भी चाहेंगे अपने बेटे को कांग्रेस की टिकट दिलवाना, तो बीजेपी की टिकट दिलवाना, तो वो कहाँ से ट्राई करेंगे बेटे के लिए। और सतपाल सांगवान नए नए आए हैं दादरी से, तो उनकी भी कमिटमेंट है कहीं ना कहीं कांग्रेस से। अब किरण चौधरी जी अगर जाती है कल तो श्रुति या किरण को टिकट मिलनी है। तो ऐसे में अब ये शशि परमार वगैरह है, तो ये स्वाभाविक तौर पर अब शशि परमार के लिए सुटेबल है या तो शाम या फिर दादरी। दादरी भी फुल हो गया तो शाम भी फुल हो गया, तो ये भी कहीं जाना चाहेंगे। और कमल सिंह जी हैं, ये भी बैठे हैं, ये भी कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से। अब ये तो है नहीं कि भाई राजनीति में कोई आदमी सत्संग करने आया है, तो स्वाभाविक है ये भी ट्राई करेंगे। तो नो डाउट एक बार तो कांग्रेस किरण चौधरी जी के जाने से तो शाम में कांग्रेस के अंदर वैक्यूम आया है, परंतु ये जल्दी भरा जाएगा, ऐसी बात। इंद्रवेश जी, मैं भी आपसे भी जानना चाहूंगा, जो हालात आपने देखे हैं, भिवानी जिले की जो राजनीति है वो एक तरह से गर्म हो गई है, बहुत ज्यादा गर्म जो है राजनीति आज उबाले खा रही है, क्योंकि किरण चौधरी जी कल जो है बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएंगी। क्या कहेंगे, क्या सिनेरियो जो है वो देखने को मिलेगा आगे? जी बिल्कुल दीपक जी, जैसे अजय मल्होत्रा जी ने कहा कि अदला बदली अभी शुरुआत हुई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, सुटेबिलिटी और अनसुटेबिलिटी के अनुसार पॉलिटिशियन अपनी पार्टियां बदलेंगे, जिसको जो सूट करता है उस हिसाब से पार्टियों में जाएंगे। किरण चौधरी ने जिस प्रकार से जैसे लोकसभा चुनाव की टिकट श्रुति चौधरी कटी थी, उसके बाद उनकी नाराजगी थी। वो पहली बार जब भिवानी में पहुंची थी टिकट कटने के बाद, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया था, तो उनकी ड्रेस सेंस में एक चीज आई थी जो हमारे आपके पत्रकारों के बीच में बड़ी चर्चा का विषय बना था कि भगवा कलर के जो है कपड़े श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने पहने थे। कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाने का एक तरीका राजनेताओं का होता है, वो एक तरीका था। अब वो नाराजगी आगे भी बढ़ी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़े, श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने ये बयान दिया कि मेरे फोन जो है रावधान सिंह जी नहीं उठाते। तो ये नाराजगी जो बढ़ती गई, कांग्रेस ने कोई प्रयास ऐसा नहीं किया कि किरण चौधरी को मनाया जाए या श्रुति चौधरी को चुनाव में सक्रिय तौर पे उतारा जाए, जिसके चलते वो उन्होंने फिर ऐसे में इंतजार किया। इंतजार जब उनका खत्म हो गया तो उन्होंने रुख सिरसा का किया, सिरसा प्रचार के लिए जो है किरण चौधरी चली गई। तो कांग्रेस का जो काम करने का जो तरीका रहा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो पूरी कमान जो दे रखी है, उसका परिणाम जो है ये कह सकते हैं। हालांकि चुनावी अदला बदली में जो बहुत से नेताओं को भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनकी पूर्ति के लिए जोड़ेंगे, अब वो प्रयास पूरे भिवानी जिले में जो है अब नजर आएंगे। जो जो किरण चौधरी से खपा थे, वो सारे लोगों को एक मंच पे लाने का प्रयास भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया जाए, तो राजनीति में काफी परिवर्तन विशेषकर भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी जिलों में आपको देखने को मिलेंगे। जी दीपक जी। मल्होत्रा जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आपने देखा होगा ये जो स्थिति थी ये बीजेपी में हुआ करती थी, कोई नेता नाराज होता था तो उसको मनाने का प्रयास बीजेपी कभी भी नहीं करती थी। पिछले दिनों जिस प्रकार से अनिल विज जी ने जो है मंत्री पद जिस प्रकार से उससे वो नाराज हो चुके थे, उनकी नाराजगी को जो बीजेपी ने बिल्कुल भी जो है सहन नहीं किया, ना उनको मनाया, ना ही उनको जो है वापिस नए सिरे से जोड़ा। अब कांग्रेस भी उसी जो है उस पर चल चुकी है। कांग्रेस ने भी मजबूती से अपने आप को मजबूत बना लिया। वो भी जो नेता अड़ियल हो जाते हैं उनको मनाने का प्रयास नहीं कर रहे। क्या मानते हैं सर आप इस तरह की राजनीति को देखते हुए? देखो, अब पहले और अब की राजनीति में एक बदलाव तो आया है। खासतौर पर हरियाणा में जब से कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की 233-34 सीटें आई हैं, उसके बाद कांग्रेस मजबूत हुई है। और कांग्रेस ने जो अब की बार एक स्ट्रेटेजी ले रखी है, भी हमने कैंडिडेट खड़े करने अपने सर्वे के आधार पर।
और ज्यादा जो भी पार्टी को मतलब छोड़ना चाहेगा तो उसको ज्यादा वो मनाने का ये नहीं कि हरियाणा में या भिवानी में, वो पूरे देश में ये चीज चल रही है। राहुल गांधी की एक स्ट्रेटेजी ये है अब जो दिखाई देती है कि राहुल गांधी ने जहां जहां भी कई नेता पार्टी को छोड़ के गए, मेरी सूचना ये है चाहे यूपी में थे, चाहे महाराष्ट्र में थे, चाहे उड़ीसा में, चाहे आंध्र प्रदेश में, कहीं भी कांग्रेस ने ये प्रयास नहीं किया कि उन्हें वापस लाया जाए। और राहुल गांधी का शायद अब ये मानना है कि वो एक अपने हिसाब से कांग्रेस तैयार करना चाह रहे हैं और उसमें जो मन से कांग्रेस में रहना चाहेगा वो उसको रखेंगे और जो नहीं रहना चाहेगा उसको वो मनाने का प्रयास नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस बात का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नुकसान भी हो, परंतु कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये भी मानना रहा होगा कि अगर इसी चीज से लॉयल्टीज को ज्यादा देखते रहेंगे तो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो राहुल गांधी ने अब की बार ये स्टांस ले रखा है, वे कहीं भी किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा। कमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। किरण चौधरी जी ने 2 दिन पहले आरोप लगाए थे कि कांग्रेस जो है 10 की 10 सीटें जीत सकती थी, लेकिन टिकटें जो है सही तरीके से नहीं बांटी गई। अगर कांग्रेस सही टिकटें बांटती तो 10 की 10 सीटें आती, मतलब वो मानती थी कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, 10 की 10 सीटें जीत सकती थी। लेकिन आज जिस प्रकार से उन्होंने फैसला ले लिया कि वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रही है, क्या मायने मानते हैं आप इस चीज का, जबकि वो कांग्रेस को मजबूत बता रही थी, 2 दिन पहले तक कह रही थी कि 10 की 10 सीटें आ सकती हैं। हेलो, तो आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आई। शायद संपर्क टूट गया। आप क्या करेंगे आप? हेलो, हाँ जी। बिल्कुल जिस प्रकार से 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, इस प्रकार की बात जो है किरण चौधरी ने कही थी 2 दिन पहले। उनका कहना था कि अगर टिकटें सही तरह से बांटी जाती, हरियाणा के अंदर कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीत जाती और 10 के 10 एमपी बनते। टिकटें सही तरीके से नहीं बांटी गई, मतलब वो मानती थी कि कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और 10 सीटें जो है वो जीत सकती थी। लेकिन अब एकदम से वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रही है, मजबूत पार्टी को छोड़ करके क्यों जा रही है? ये बिल्कुल ये सारी कवायद जो है किरण चौधरी की लग रही है और नाराजगी कहीं ना कहीं जो है टिकट नहीं मिली चौधरी को, वही मुख्य कारण जो है फिलहाल मुझे नजर आता है। हालांकि ये एक्सरसाइज 2 साल पहले बीजेपी के द्वारा 2 साल से ऐसे ऑफर दिए जा रहे थे अलग अलग टाइम पे, लेकिन किरण चौधरी जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाती, लोकल लोगों के बीच जो बातचीत होती, जो फीडबैक लेती, तो यही आता थी कांग्रेस का समय है, वो आएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो विपक्ष की लड़ाई लड़ती रही और ऐसे में लंबे समय से वो कांग्रेस में कार्य करते थे। तो एक जो साख बनती है एक पार्टी में, वो हरियाणा में कहते हैं ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है, तो वो बात जो है एक मजबूती की बात जो है किरण चौधरी के साथ जो है जुड़ी रही थी। अब वो मजबूती जो है किरण चौधरी को उस तरह की दिक्कतें जरूर आएगी, आइडियोलॉजिकली जो है वे काफी बातों को कह पाने में सक्षम उतना नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार से विजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह जो है बीजेपी में गए थे, तो जो वायदे जो है बीजेपी ने उनको किए थे, उसी प्रकार के वायदे बीजेपी किरण चौधरी के मामले में भी पूरा कर सकती है। राज्यसभा की जो है उनको पहुंचाए जाने की जो चर्चाएं चल रही हैं उसको भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन ताकत देने का कार्य बीजेपी कभी नहीं करती है, पद देने का कार्य जरूर करती है। तो किरण चौधरी के आने वाले टाइम में जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा है, मुखर होकर बोलने का रहा है, तो ऐसे में किरण चौधरी को पार्टी में रह करके कितनी पावर्स मिलती हैं, वही उनका लंबे समय तक वहां रहने का एक वो हो सकता है। हालांकि 10 टिकटों की आपने बात की कि किरण चौधरी ने ये कहा कि 10 टिकटें जो है डिस्ट्रीब्यूशन यदि ठीक होता तो वो कांग्रेस जीत पाती। तो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के टिकटें न मिलना ही एक मुख्य तो कारण जो है वो मानती रही है, उसकी नाराजगी कहीं ना कहीं में जरूर नजर आती है। और आने वाले टाइम में जो है विधानसभा में भी उनको लग रहा था कि टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन उनके अनुकूल नहीं होगा, जो लंबे समय से उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनको वे टिकटें नहीं दिलवा पाएंगे। तो ये भी एक कारण रहा होगा, सभी प्लस माइनस जो है कैलकुलेट करके किरण चौधरी वहां पे कांग्रेस में जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन करने का मन बनाया। जी दीपक मनोहर जी, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा। आपने इतिहास देखा है बीजेपी का। कुलदीप बिश्नोई जी जब बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, तो जिस प्रकार से उनके बेटे को टिकट दे दी
तो अब की बार उनको टिकट नहीं दी। वीरेंद्र सिंह जी की बात करें तो वीरेंद्र सिंह जी के बेटे को दे दी थी, तो फिर वीरेंद्र सिंह जी नहीं लड़ पाए थे। अब परिवार के दोनों मतलब माता और बेटी दोनों बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है जिस प्रकार से अफवाहें हैं कि राज्यसभा की तरफ से एक को भेजा जा सकता है, चाहे वो किरण चौधरी जी को भेज दें या फिर श्रुति चौधरी जी को भेज दें। तो फिर क्या विधानसभा में इनको टिकट मिल सकती है एक को? ये तो देखो इनकी क्या बातचीत हुई अलग बात है, बाकी बीजेपी का इतिहास इस मामले में कमिटमेंट को लेके कोई लंबा चौड़ा अच्छा नहीं रहा। क्योंकि अब जैसे राव इंद्रजीत है, वो कई लंबे समय से बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, वो नहीं दी उन्होंने। और धर्मवीर जी को भी नहीं मिली अब तक। और कुलदीप बिश्नोई भी अब तक नहीं इस बारे में अपनी इच्छाएं पूरी कर पाए हैं। तो बीजेपी के साथ जो शामिल, इवन दुष्यंत चौटाला भी अब देखो थोड़े समय के बाद उन्हें अलग होना पड़ा है। जो इतिहास है वो तो नहीं है ऐसा कोई बीजेपी का। अब किरण चौधरी जी के साथ क्या कमिटमेंट है बीजेपी की, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो इतिहास है या जो उनका पुराना एक्सपीरियंस है वो बहुत सुखद नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आज की हमारी चर्चा बस इतनी ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज इस प्रकार की चर्चाएं थी कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी कल सुबह 9 बजे बीजेपी मुख्यालय में जाकर के बीजेपी के अंदर शामिल होंगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अजय मल्होत्रा जी और इंद्रवेश जी। धन्यवाद।